बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। माह मुबारक का आज 10वां रोज़ा है और आज पहला अशरा ख़त्म हो जाएगा, कल से दूसरे अशरे का आगाज़ होगा। अब बहुत जल्दी से रोज़े गुजर रहे हैं जी। आप लोगों से गुजारिश है जी, अपनी दुआओं में हम सबको भी याद रखें। इसके साथ साथ कुछ प्रोग्राम के बारे में गुफ्तगू ख़बरों से आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह हमारे मेहमान भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है 11 बजे वाले सेगमेंट में विश करेंगे। सबसे पहली खबर, गिरां फरोशों को खुली छुट्टी मिल गई है। शहरी परेशान हैं, रमज़ान राशन की तकसीम में ताख़ीर है। अच्छा जी, कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का डिज़ाइन तैयार और मौसम स्पीड की एक बार फिर तूफानी स्पीड आप देखेंगे। निगरान वज़ीर आला के जाते ही तरक्याती काम भी रुक गए। बंद रोड कॉरिडोर मंसूबा मंजूर शुदा फंड न मिलने के बायस ताख़ीर का शिकार। और सोलर पैनल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई है जी। अच्छी खबर सबसे एंड पे रख दी है। खैर, खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब और शाहिद सिफरा साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। माह मुबारक है, लोग परेशान हैं। अच्छा जी, कल मैं शो देख रही थी न्यूज़ नाइट, हर बंदा राशन के हवाले से लाइन में भी लगा था। इवन टिप्स पे ना कीमतें चीज़ों की बता रहा था कि कौन सी चीज़ किस कीमत पर मिल रही है। अब हम लोग उस तरह क्योंकि बराह रास्त खुद खरीदने भी नहीं जाते, इसलिए अंदाज़ा भी नहीं है इतना, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। इन्हें आपके मियाँ का अंदाजा होगा, वो भी नहीं जाते। चले कोई तो जाता होगा ना, जो जाता होगा उसको तो अंदाजा होगा। सुसर हाँ, वो सास का नाम नहीं लेना जा रही ना, सास नहीं मैं ले लेती हूँ, वही जाती है। अनवर मसूद का वो बहुत मशहूर शेर है कि घर में भैंस रखने की जहमत गवारा क्यों करें, काम करने के लिए अब्बा जो है रखा हुआ। तो वो जो अब्बा जी लेके आते होंगे चीजें, उनको पता होगा रेट का, हमें पता है। इस तरह से कहते हैं, हम कहते हैं बरकतें बड़ों की हैं। शुक्र है अल्लाह ताला। तो कम कर देंगे। वैसे ऐसा रेट तो भी नहीं पता होना है। अच्छा, मुझे किसी तौर अंदाजा है, क्योंकि मैं चले फ़ोन ही करता हूँ, लेकिन फ़ोन पे कीमत पूछता हूँ कि आज किया की पाए, प्याज की पाए, ये चीज़ें भाव का पूछ के फिर इसको कहता हूँ घर भिजवा दे, ये ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ कि हमारी ज़िले इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल नाकाम है हर काम में। बाकी बातें तो हम लाइटर मूड में करते हैं कि लेकिन जिस तरह से महंगाई हो रही है, जो काम ज़िले इंतज़ामिया था वो नहीं कर सकी। राशन घर घर पहुँचना था, नहीं पहुँचा सके। तजावज़ात का ख़ात्मा होना था, नहीं हो सका। सुथरा पंजाब प्रोग्राम लेके आए, जो प्रोग्राम आपकी मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला लेके आती हैं उसको नाकाम आपकी ज़िला इंतज़ामिया करती चली जा रही है। किसी एक जगह पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, नया एक वो इन्होंने काम ढूंढ लिया कि जी लाल लाइन लगाएं तो तजावज़ात ख़त्म। ये लाल लाइन लगी पड़ी है ये LOS के साथ साथ। ज़रा आप रफ्तारी से पहले जाएं, आपको आपकी गाड़ी गुजारने की जगह रेडी वाला नहीं दे रहा। ऐसी एक गाड़ी गुजारने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 गाड़ियाँ गुजर जाए, हालांकि वो रोड 5 गाड़ियों के लिए, सही कह, एक गाड़ी गुजारने के लिए वो आपको जगह नहीं दे रहा। लाइन वो पीछे लगी पड़ी है। आप मुल्तान रोड चले जाए, आप सब्जाजार चले जाएं, आप कहीं पर चले जाएं, आपको ये तजावज़ात माफिया इसी तरह नजर आएगा। और उसका हल क्या बताया कि लाल रंग की लाइन लगाएं और उसके बाद वो देखे जी वो काम सारा सीधा हो जाएगा, तजावज़ात खत्म हो जाएंगी इस शहर से। इसी तरह इन्होंने ये काम शुरू कर लिया। अब मैं आपको, अब जो DC के करने के काम है वो क्या था, राशन भेजना था घर घर, जो रजिस्टर्ड सारे शहरों में, दूसरे शहरों से हमें रिपोर्ट आती है, मुल्तान से आई, बहालपुर से आई, स्मूथ काम चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। और इस लाहौर शहर के अंदर लोगों को वो राशन घर पे नहीं पहुंचा है। मुझे बताएं, लोग बाहर आ रहे हैं बार बार अपना शनाख्ती जिसको कार्ड तख्ते लाहौर कहा जाता है, जिस पर आज एक महारानी बराजमान है, उसको नाकाम करने के लिए एक और महारानी जो है वो रूबे अमल है। मैं ये कहूँगा, मतलब राफिया हैदर से हमें ये उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह के काम करेंगी। ना वो कहीं सफाई करा पा रही हैं, ना वो कहीं तजावज़ात खत्म करा पा रही हैं, ना वो, उनके पास अच्छी खासी देखिए उसके पास पावर है, टीम है ना। यही राफिया थी जो निगरान हुकूमत के दौर में काम कर रही थी, बिल्कुल। जिन्होंने काम करना क्यों छोड़ दिया और क्यों ग्राफ फरोशों को इस तरह से आपने दी है। एक ही जगह पर 4 अगर दुकानें हैं तो चारों के अलग अलग रेट हैं, क्यों? बिल्कुल। कोई पूछने वाला है। DC रेट पर जो
रैक सा लगा होता है, मैं हमेशा इस पर बोलता हूँ, वो लगा होता है, वो सुंडियों वाली दालें और चावल जो है, क्या कभी किसी डीसी ने जाकर किसी बड़े स्टोर में चेक किया है कि मेरे नाम पर जो चीज़ बिक रही है, लेट्स से वो स्टॉल जो है वो राफिया इधर का स्टॉल है, बिल्कुल, उसको चेक किसने करना है? अगर आप उसको भी नहीं चेक कर पा रही हैं तो आप शहर में जो जगह जगह जनरल स्टोर हैं, जो जगह जगह रेहड़ियाँ लगी हैं, जो आप छोटे छोटे बाजार बने पड़े हैं, वहाँ पर आप क्या चीज़ों को चेक करेंगी? आप अपना स्टॉल भी चेक नहीं कर पा रही हैं। तो मैं समझता हूँ टोटल फेलियर है और इनको अब बदलना बड़ा जरूरी है, भुगतना आवाम और को मैं बात। वैसे सारी ब्यूरोक्रेसी बदलने के हक में हूँ, लेकिन सबसे पहले इन्हीं को। लेकिन बात ये ना कि हम बड़े तसल्ली से कह देते हैं फेलियर है, एसी साहिबा नहीं निकल रहे, डीसी साहिबा कुछ नहीं कर रही, उस आवाम का बेचारी का कौन पुरसाने हाल है जो हर रोज़ महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं और परेशान हैं, और वो लोग जो कि अपने आईडी कार्ड हाथों में लेके फिर रहे हैं, जी हमें राशन नहीं मिल रहा। शायद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब मरियम नवाज़ ने हलफ लिया था तब मैंने यहीं बैठकर बात की थी कि रमज़ानुल मुबारक उनके लिए एक इम्तिहान होगा। बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में शहरियों को अगर रिलीफ मिलेगा और बाज़ार लगाकर या मयारी या जो अशिया खुरोनोश है या उनकी कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाएगा तो लोग जो हैं वो इस तरफ राग़िब होंगे, लोगों को होगा कि उनकी जो जमहूरी हुकूमत उनके लिए काम कर रही है। अब ऐसे में गिराम फरोशी तो हर जगह पे मौजूद है। आप किसी बाज़ार में चले जाएं, गली मोहल्ले की जहाँ जनरल स्टोर है, छोटी सब्ज़ी की दुकान है, बड़ी है, फलों की, फ्रूट, सब इसी तरह हालात है, कहीं पे कोई एक फ़िक्स रेट नहीं है। मुझे बताएं कि डीसी साहिबा का आज हम जिक्र कर रहे हैं, इनके नीचे पूरा स्ट्रक्चर है ना, हम उनके अख्तियारात की बात कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, फिर आपने नीचे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब ने आपके पास, जोन इंतज़ामिया है, जो आपको ये रेडियाँ चांद उठाते हैं, ट्रक्स पे नज़र आते हैं, ये सारे एक एजेंसी है ना, पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। सिर्फ काम लेना है आपने। अगर ऑर्डर्स के ज़रिए आप काम नहीं करवा पा रही, इसका क्या मतलब है कि या फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फेल करना चाहती है या फिर अब आपके बस में नहीं रहा। जिस तरह आरिफ साहब ने कहा कि निगरान सेटअप में सारा कुछ होता रहा, तो आज अगर नहीं हो रहा तो फिर इसका बराह रास्त आप दूसरा मतलब क्या समझते हैं? यही है कि मौजूदा गवर्नमेंट को फेल करना चाह रही हैं जो वो इकदाम उठा रही हैं। अब हम आ जाते हैं निगहबान जो पैकेज है, ये एक ऐसा पैकेज था, जब लास्ट टाइम मैंने बात की थी तो आप दोनों ने कहा था कि पूरा जो निज़ाम है पूरा उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, यही बात हो रही थी। आज अगर रजिस्टर्ड लोग हैं और लाहौर शहर में, लाहौर शहर ऐसा है जहाँ पे एड्रेसेस हैं, लाहौर शहर में ऐसा नहीं है कि चक नंबर फलान जीम बे है या गाफ बे है और फलान जाके चले जाएं। घर के बाहर नंबर भी नहीं लगा, घर पे नंबर लगा हुआ है, नंबर है, फिर मोहल्ला है, गली नंबर है, हर चीज़ मौजूद है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है आपके पूरे लाहौर में। अगर आपके पास एड्रेसेस और हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद लाहौर शहर के बासियों को और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको वो आटा या राशन नहीं पहुंच रहा, तो फिर इस पर मौजूदा हुकूमत का जो एक उन्होंने बनाया कि हमने लोगों को रिलीफ देना है और रमज़ान में रिलीफ देना है, बाद में देना है, वो अरबों रुपए लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसमें एक शख्सियत और वो आपकी डीसी साहिबा अगर आड़े आ रही हैं तो फिर मेरे ख्याल में उनको तब्दील कर देना या फिर उनसे काम लेना, दो चीज़ें होती हैं ना, या फिर उनका एहतसाब शुरू कर दें, उनसे पूछें कि आपको ये चीज़ दी गई, ये क्यों नहीं तकसीम हुई, उनसे ये भी पूछा जाए। अच्छा, कि हर चीज़ नहीं, एक बात, एक और आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, ये था घर घर का प्रोग्राम था, यही था। आपके पास कई वीडियोस आई हैं, शाहपुर चूंग इस साइड की आई हैं, लोगों ने ट्रक्स लूट लिए हैं, क्या फ़ायदा हुआ फिर आप? हमारे पास यहाँ पे मैंने कई दफ़ा नोटिफिकेशन देखे कि एसी साहब जो है उन्होंने किसी पटवारी को सस्पेंड कर दिया है, किसी और निचला अमला जो है उसको सस्पेंड कर दिया है। भाई सस्पेंशन इसका आखिरी हल नहीं है। आपका पूरा स्ट्रक्चर जब फेल हो जाएगा, जब आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी ही काम उस तरह नहीं करेगा जिस तरह आपकी पंजाब गवर्नमेंट चाह रही है, तो फिर ये फेलियर ही फेलियर है। फिर ना लोगों को वो रिलीफ मिलेगा, ना वो अर्बन रुपए जो लगा रही है गवर्नमेंट वो उनका कोई फायदा होगा। मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, मुझे आमिर भाई सिर्फ बता दें, क्या डीसी साहिबा के पास कोई और बड़ा टास्क है जिसकी वजह से वो यहाँ तवज्जो नहीं दे पा रहे? नहीं, कोई टास्क नहीं है। उन्होंने कौन सा नया मीनार पाकिस्तान बनाना है, उनको टास्क दे दिया कि शाही किला एक और शाही किला बना दो, कोई इस तरह का टास्क नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वो शायद काम करना नहीं चाह रही है। ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है उनकी। सिप्रा ने जो बात की है वो काम करना नहीं चाह रही है, ये बड़ी बात है कि या तो गवर्नमेंट उनसे काम ले, एहतसाब करे कि भैया आपको ये टारगेट दिया था क्यों पूरा नहीं हुआ, अभी तक नालों की सफाई मुकम्मल नहीं हुई, मुझे ये बताएं। वासा का काम है, डीसी साथ है, डीसी का अमला सारी इंक्रोचमेंट खत्म करता है। आप जितने आपके सेवरेज नाले हैं इनके इर्द गिर्द जितनी इंक्रोचमेंट है, क्या डीसी ने कोई खत्म कराई? तो पूरे महकमे बने पड़े हैं, लेकिन एसीज के पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, डीसी के पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनका रमज़ान अच्छा गुजर रहा है। लेकिन लोगों का रमज़ान बहुत बुरा गुजर रहा है, लोग बहुत महंगाई से परेशान हैं,
फ्रूट और सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर हैं, और ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि आप कुछ भी कर लें, आपको हर रोज़ इनका इस्तेमाल करना ही करना है। बस अल्लाह ताला से ही रहम कर सकते हैं, मांग सकते हैं, बाकी यहाँ पे कोई रहम करने वाला नज़र नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम आ जाते हैं जी अगली खबर की तरफ। अब होने जा रही है जी कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन, और इसका डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है और शायकीन के लिए बड़ा ज़बरदस्त माहौल होगा। कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, सहूलियात ज़्यादा दी जाएंगी, और अब ये काम आप एक बार फिर से स्पीड से देखेंगे। आमिर भाई, देखिए, स्टेडियम में मेरी ज़िंदगी गुजर गई इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, और इसको जब रीडिज़ाइन किया गया था, मुझे याद है उस ज़माने में आसिफ अली ज़रदारी साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसको। ये पहले किसी ज़माने में नेशनल स्टेडियम था, फिर वो पीपल्स पार्टी के दौर में भट्टो साहब ने इसका नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी के नाम पे रखा था, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम कर दिया गया। और ये स्टेडियम जब रेनोवेट किया गया, तो जिसने ये डिज़ाइन किया, नाम पता नहीं मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उन्होंने उसकी बहुत बड़ी गलती की। गलती ये की कि उनको शायद स्टेडियम बनाने का अंदाज़ा ही नहीं था कि स्टेडियम बनते कैसे हैं। वैसे तो वो खुद को दादा कहलवाते हैं, लेकिन नाम चले मैं नहीं लेता हूँ। ले लिया आपने नाम। उन्होंने इस स्टेडियम को, ये समझने वाली बात है कि उन्होंने इसको प्याला नुमा बना दिया इस तरह से। अब जो ये ऊपर बैठा है ना, इसके लिए पिच और दूर होगी, उसके लिए खिलाड़ियों को रिकग्नाइज करना और दूर हो गया। पूरी दुनिया में स्टेडियम इस तरह से बनते हैं। सही। अगर आप स्टेडियम्स को देखें, अगर आप कदीम यूनान के भी स्टेडियम्स देखेंगे ना, तो वो आपको एक कम्प्लेक्स की तरह पे इस तरह से नजर आएंगे। जितना आप ऊपर बैठेंगे उतना आपको करीब नजर आएगा। देखिए, ये साइंस थी, लेकिन उन बेचारों को क्योंकि सारे लाल ईंटें लगाने के किसी बिल्डिंग के अंदर और कोई काम आता नहीं। अलमरा हाल, ये जो माल रोड पे खड़े हैं, इसकी छत गिर गई थी 3 की। ये जब बन रहा था तब भी मैंने खबर दी थी, मैं उस वक्त खबर अखबार में था सिपरा साहब, मैंने तब भी खबर दी थी कि इसमें गलती है। इसमें जो आज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कमरा है, वहां पर बाथरूम बना दिए उसने, मैंने ये भी खबर दी। बनने के बाद जब पहली बारिश हुई, इसकी दीवारें फूल गई, मैंने वो भी खबर दी, और मेरे खिलाफ तो लोग काफ़ी अर्सा रहे। लेकिन मैं ये कहता रहा कि ये स्टेडियम होना चाहिए। कर्नल रफ़ी नसीम जो थे वो सेक्रेटरी थे, तो उस ज़माने में ये एक प्रपोज़ल आया कि निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जहाँ पे ये स्टेडियम मौजूद है, इसी जगह पे सामने एक और स्टेडियम बना दिया जाए, जहाँ पंजाब स्टेडियम है। सही। हमने उसकी मुखालफत की थी कि ये स्टेडियम को आप रेनोवेट करें, इसको ठीक करें, या किसी दूर दराज आप रायविंड रोड पे जोहर टाउन में कहीं जगह और स्टेडियम बना लें। बड़ी अच्छी बात है कि मौसम स्पीड नजर आनी शुरू हो रही है। नहीं, असल में करना क्या चाह रहे हैं, कैपेसिटी मैं बढ़ाई इसकी जाएगी। कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी, इसकी फैसिलिटेशन भी बढ़ाई जाएगी। अच्छा। जो लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं मैच, कभी आपको इत्तेफाक नहीं होगा, उनको अच्छे बाथरूम्स नहीं मिलते हैं। जो लोग देखने के लिए टिकट खर्च के जो आते हैं, सही। जो वीआईपीज़ हैं, उनके लिए बहुत अरेंजमेंट्स हैं, उनके अरेंजमेंट्स के आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन जो बंदा टिकट खर्च के अपनी फैमिली के साथ आया है, उसको फैमिली वाशरूम्स बेहतर हालत में नहीं मिलते हैं, उसको ग्राउंड में मैच उस तरह से नज़र नहीं आता है। बहुत सारे जंगले और बहुत सारी हर्डल्स हैं। जो नीचे वाली सीटें हैं ना, उनके सारे जंगले लगे सामने, सही। तो उनको बेचारों को तो जंगले नज़र आते हैं या मचाने नज़र आती हैं, उनको ग्राउंड में मैच नज़र कम आ रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसको रीवैम्प करने की ज़रूरत थी, इसको उठाने की ज़रूरत है। इसके बाहर जो है आपने बिला ज़रूरत दुकानें बना रखी हैं, जो कि स्टेडियम्स के बाहर नहीं होना। अगर आपका इंटरनेशनल वेन्यू है तो वो इंटरनेशनल वेन्यू ही रहना चाहिए। इसी ज़माने में निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है, इसके बाहर बोर्ड लगे हुए थे कि ये शराए आम नहीं है, गैर मुतलका अफराद का दाखिला बंद होता था ना वहाँ। सही। सिपरा साहब, हमने वो दौर भी देखा है, अभी तक ये बोर्ड लगे हुए थे, पिछले 1-2 साल में उतार दिए गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको जब कलमा चौक बनने जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने खोल दिया उसको, वो बोर्ड तुड़वा दिए। मैं ये कहता हूँ, ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है, निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, इसको सारे को रीवैम्प करें, सारे की हालत बेहतर होने वाली है। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम क्योंकि क्रिकेट है, ये जितना बेहतर होएगा, लोगों की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली शायकीन अच्छी खासी महंगी टिकट लेके जाते हैं, उनको सहूलियात मिलेंगी और एक अच्छा एडिशन हो जाएगा। हम एक ब्रेक के बाद आएंगे वापस। अच्छा जी, अच्छी खबर ये है कि सोलर पैनल की कीमतों में जो है वो नुमायां कमी हुई है। शायद सिपरा साहब हमेशा सजेशन ये देते हैं बिजली कम इस्तेमाल करें, सोलर पैनल की तरफ चले जाएं। अब अच्छी ऑप्शन है, बिजली बहुत महंगी होगी और अगर हम सोलर की तरफ चले जाएं तो इसी में बेहतरी है। शायद सिपरा साहब, देखिए, घरेलू सतह पे तो इसका बहुत फ़ायदा है कि आपने अगर एक एसी चलाना है तो कुछ
5 किलोवाट का या 7 किलोवाट का सिस्टम लगा लें और दिन के वक्त आपका वो एसी चले। अगर दिन में एसी आप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो इसको एक्सपोर्ट करें लेस्को की तरफ। कुछ लोग परेशान हैं कि सोलर लगा के भी उनको बिल आ रहे हैं, उसकी क्या मंतक है? नहीं, उसकी मैं बता देता हूँ होता कैसे है। वो बड़ी मज़ेदार मंतक है। दिन में बन रही है शमसी तवानाई, अपनी फैमिली के लोग मैं बता देता हूँ, चलें सुन लें। शमसी तवानाई दिन में आप जनरेट हो रही है, आपके सिस्टम से जनरेट होकर आपके पास आ रही है, आप उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दिन में वो इस्तेमाल हो गई, जितनी जनरेशन हुई वो इस्तेमाल हो गई, या उससे कोई बची भी तो चलो बच भी गई। रात में आप लेस्को के सिस्टम पे आ गए, आपने लेस्को की बिजली इस्तेमाल कर ली। भाई आपको तो उस वक्त फायदा होना है कि जब दिन में जो जनरेशन हो रही है उसको रोकें, रात में उसका अल्टरनेटिव जो है आप लेस्को पे चले जाए। हम दिन में जो बन रही है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात ऑटोमेटिकली लेस्को पे जाएंगे। जो रात वाले यूनिट्स जो लेस्को जो एसी लेगा वो आपको बिल देना है। इसलिए फायदा उस वक्त होगा कि दिन में वक्त में हम लोग एसी से निकलें, दिन में पंखों पे गुजारा करें और दिन में शमसी तवानाई के यूनिट्स बचा कर रखें जो लेस्को को एक्सपोर्ट करें। अगर सपोज मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपने 20 यूनिट्स बनाए हैं पर डे या 30 यूनिट बना दिए हैं तो वो दिन में जो बने हुए हैं लेस्को के पास चले गए। रात में जब आप एसी चलाएंगे तो लेस्को से जो आप इस्तेमाल करेंगे वो बराबर हो जाएंगे। फिर तो है फ़ायदा। फ़ायदा कब नहीं होता कि दिन में आप वो सारी इस्तेमाल कर लेते हैं, रात तो आपके पास तो वो सोलर सिस्टम की जनरेशन तो होती ही नहीं है, तो आपने लेस्को के सिस्टम से जाना है। तो जब इंपोर्ट होती है तो इंपोर्ट यूनिट्स के आपको पैसे आ जाते हैं, तो इसलिए लोग परेशान हैं। अब इसमें मज़ीद भी शायद इस मार्केट में ज़्यादा और भी डिक्लाइन अभी आएगा, तो अब सुनने में यही आ रहा है। एक तो माह रमज़ान है, काम थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। दूसरा, बहुत बड़ी तादाद में जब सिस्टम लगना शुरू हो जाता है, जब लोग राग़िब हो जाते हैं तो मार्केट में कंपटीशन बनता है। सही। जो कंपटीशन की फ़िज़ा बनती है तो फिर ये रेट्स का अप डाउन और ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। ये सिर्फ कंपटीशन की फ़िज़ा बन रही है और इसका बराह रास्त फ़ायदा कंज्यूमर को होगा। यही 7 किलोवाट का जो सिस्टम है ये 10 लाख तक भी लगता रहा है, जो आज 8,50,000 पे आ गया, ये 11 लाख तक भी लोग लेते रहे हैं। सही। तो अब इसमें मज़ीद अगर कमी होती है 1,00,000 2 लाख, तो मेरे ख्याल में 5-6 लाख रुपए तक तो सिस्टम लगाना जो है वो हर बंदा कोशिश करेगा कि मेरा लग जाए और उसका अच्छा हो जाएगा। घरेलू सतह पर इसका बहुत फ़ायदा है। हाँ, इंडस्ट्रियल सतह पर उस वक्त फ़ायदा है कि इंडस्ट्री में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन आपकी कोई छत है जहाँ पर आपने इंस्टॉलेशन करनी है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती। हालांकि वहाँ पे उतनी बराबर की कैपेसिटी की इंस्टॉलेशन हो जाए फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी फ़ायदा है, लेकिन मोस्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर उस वक्त फेलियर होता है कि आपकी जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं बिजली लेस्को से, उसके मुताबिक आपके पास कैपेसिटी नहीं सिस्टम इंस्टॉलेशन की और सिस्टम उतनी बिजली बनाता नहीं, तो फिर वो आता है डिक्लाइन। घरेलू सतह पर तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका इस्तेमाल होना चाहिए और लोगों को सिस्टम लगा लें, फ़ायदा होगा लोगों को, बहुत सारा फ़ायदा। मैक्सिमम लोगों को यही सजेशन देते हैं कि सोलर पे चले जाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ उसका फ़ायदा होगा। अगर मेरे पास अपना घर होता तो शायद मैं भी अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लेता, क्योंकि मैं किराए पे हूँ, आज हूँ कल नहीं होगा उस पर, तो जहाँ ज़ाहिर इंस्टॉलेशन होनी है तो उसकी फिर शिफ्टिंग जो है नामुमकिन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर भाई, देखिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें हेल्प करनी चाहिए लोगों की। जो लोग जिनको आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स कहते हैं उनको आप बिला सूद, अगर मोटरसाइकिल आप दे सकते हैं तो आप सोलर भी दे सकते हैं, बिला सूद उनको किस्तों पर सोलर दें ताकि वो लगवा लें। बहुत सारे मेरे जैसे तनख्वाहदार लोग हैं, अपना घर है लेकिन सोलर इसलिए नहीं लगवा पाते हैं कि वो इकट्ठी रकम, जैसे सिपरा साहब बता रहे हैं 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया नहीं आता है हमारे पास। तो उसका हल यही है कि गवर्नमेंट इनको ज़रा सा मदद करे उनकी। इसी तरह पंजाब बैंक से जिस तरह से बाइक्स के लिए कर्जा मिल रहा है बिला सूद ही कर्जा मिल जाए, लोग लगवा लेंगे, प्रेशर आएगा जो बहुत कम होएगा। जो बाहर हम फर्नेस ऑयल मंगा के बिजली बनाते हैं, आपकी हुकूमतों के पास पैसा बचेगा बिल्कुल ठीक। और इतना पैसा बचेगा कि आप इसको मजीद सोलर पार्क्स बना सकते हैं। जिस तरह से सिपरा साहब कह रहे हैं, आप इंडस्ट्री के लिए भी सोलर पार्क्स बना सकते हैं, आप अपनी ऑरेंज लाइन के लिए भी सोलर पार्क बना सकते हैं, जहाँ से बिजली जनरेट होए और जनरेट होकर ऑरेंज लाइन को मिले। ये कोई बड़ा गवर्नमेंट्स के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे 11 माह चमकता है, 1 माह चले धुंध का भी लगा ले तो 11 माह इस मुल्क को अल्लाह ताला ने सूरज जैसी रोशनी जो है जो मुफ्त में दी हुई है, उससे अगर बिजली जनरेट कर ली जाए तो बहुत सौ का भला हो जाएगा। और जो लोग सोलर लगा रहे हैं, मैं उनको ये कहता हूँ वो नेकी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बची हुई बिजली जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जो सोलर पे बिजली नहीं बना रहे हैं तो शायद उनका भला होता रहे और कुछ लोड शेडिंग में भी कमी आए। हाँ जी, इससे ज़ाहिर नेशनल ग्रिड से उसकी कंजम्पशन कम होगी ना। आप जितने सिप्ला ने बल्कि खबर भी दी थी इस बारे में,
वो मैंने डिटेल दी थी कि एक साल में कितनी जनरेशन हुई, कितनी एक्सपोर्ट हुई, कितनी इंपोर्ट हुए और लोगों को बिलों में कितना फ़ायदा हुआ, सिस्टम पर बोझ कितना कम हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। देखें, जिद्दत, हर चीज़ में जिद्दत आती है। एक टेक्नोलॉजी है वो आई है। अब ये पहले ये प्लेट जो जितना ये टेबल है आपको इतना होता था, अब इसका हाफ आ गई। हाँ जी, लेकिन इस पूरी प्लेट की जनरेशन उतनी नहीं थी जितनी हाफ की है। देखिए हर चीज़ में अब जहाँ पे वो एक प्लेट लगनी थी वहाँ अब 2 लग रही हैं, 3 लग रही हैं, लेकिन उसकी जनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये अब इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। शायद मुझे ब्रेक की तरफ जाने आगे क्या लोड शेडिंग ज़्यादा होने वाली है? 4 घंटे तक तो मेरे ख्याल में होगी और होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए और अगर आपका नहीं होगी, सिस्टम 24 घंटे चला ही नहीं सकता, ये सिप्रा साहब ये भी बताया। अच्छा, और लोड शेडिंग में भी सोलर वाले फायदे में रह जाएंगे? देखें जब अगर बचाएंगे, हाँ अच्छा उसमें भी मैं थोड़ा सा लोगों के लिए आसानी पैदा करना चाह रही हूँ। जो सोलर सिस्टम है 2 किस्म के, एक आप उसको ऑन ग्रिड लेते हैं, एक हाइब्रिड सिस्टम है। जो आपने बात की कि लोड शेडिंग होगी तो वो इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर उनका ऑन ग्रिड सिस्टम है और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूनिट्स, फिर तो नहीं इस्तेमाल। हाँ, हाइब्रिड सिस्टम उनको बैटरीज हैं, लाइक यूपीएस है, मतलब उन्होंने जनरेशन और आपने यूपीएस और वो बैटरीज में उनको सेव कर लिया, उसके बाद वो इस्तेमाल कर लेंगे। या फिर उसको बाई डायरेक्शनल मीटर्स खत्म करें, बराह रास्त उसको इस्तेमाल करें, डायरेक्ट बने और इस्तेमाल कर लें, फिर तो है मुमकिन। अदरवाइज वो जो हाइब्रिड सिस्टम बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। वो आम जो सारिफ है जिनका हाई साहब और हम बात लोग जिक्र कर रहे हैं, वो उनके बस की बात नहीं है। हम लोग यूपीएस की बैटरी साल बाद चेंज करना पड़े तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हाइब्रिड सिस्टम पे जाकर 2-4 बैटरियां जो आपने इस्तेमाल करनी है आम सारिफ के बस में बनी। चलिए जी, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, कुछ बात करेंगे बिजली और गैस चोरों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उस पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो बंद रोड कॉरिडोर मनसूबा ताख़ीर का शिकार है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है, बंद रोड कॉरिडोर मंसूबा मंजूर शुदा फंड्स ना मिलने के बाइस ताखीर का शिकार है। निगरान वजीर आला जाते जाते उनके तरक्याती काम भी रुक गए हैं। अच्छा जी, अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी के जाने से कोई काम रुकता है। अब आने वाले अगर काम करवाना चाहें तो फिर कैसे रुक सकता है? आमिर भाई, रुक जाता है जब लोगों के जहन में अपनी ही प्रमोशन हुई तो फिर रुक जाता है। जब वो लोग चाह रहे हो कि हम वो काम करें जिससे ये नजर आए कि हमने किया है, तो वो काम रुक जाता है। आप मुझे बताएं कि सर्जिकल टावर में उस पर क्यों रुक गया था काम? 10 साल रुका रहा, वो तख्ती वाला क्यों रुका रहा? तख्ती का मसला था। अब ये कॉरिडोर वाला मसला ये भी रुक गया। मैं तो ये कहता हूँ कि मरियम बीबी के परनाना के नाम पर बनने जा रहा था डबल अंडरपास, उसका काम रुक गया। अब पैसे मौजूद होते हैं सिस्टम में, ये कहना कि पैसे मौजूद नहीं है, जानबूझकर उसको डिले कराया जाता है। जितना डिले कराते चले जाएंगे आवाम का उतना नुकसान होता चला जाएगा, वहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ती जाएगी, दूसरा उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी तो नुकसान किसका है? जो टैक्स पेयर है, उसका नुकसान। बिल्कुल सही कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम बीबी को, ठीक है आप आटा दाल चावल बांटे, ज़रूर बांटे, अच्छा काम है वो भी, मैं उसका बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो काम है इनके फंड्स जारी करें, इसको ठीक कराएं। 20 मार्च को आपने इफ्तिताह करना था, आज क्या है? आपके सामने आज किस है? तो डेट 20 को आपने करना था, तो क्यों नहीं किया फिर इफ्तिताह आपने? इसकी वजह यह है कि आपकी तैयारी नहीं थी, ना आपने तैयारी कराई। जिन लोगों के जिम्मे ये काम है उन लोगों ने भी अपना काम मुकम्मल नहीं किया। जिनको पैसे मिलने थे पैसे नहीं मिलेंगे तो ठेकेदार बेचारा कितना अरसा घर से लाकर पैसे लगाएगा और ये आपकी रोड्स बनाता रहेगा। मैं समझता हूँ इसके फंड्स फौरी जारी होने चाहिए और मरियम बीबी को इसका क्रेडिट लेना चाहिए और उनको अगले आने वाले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में इसका इफ्तिताह करना चाहिए। लोगों के लिए बहुत बड़ी आसानी है। बिल्कुल, अदरवाइज अधूरा काम रहेगा तो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी रहेगी और फिर आपके पास बहाना ही आ जाता है कि जी डबल ट्रिपल कॉस्ट हो गई है मंसूबे की। शायद से देखिए होगा, ये तो दाखिली रास्ता है, इस पे तो सियासत नहीं होनी चाहिए ना। इसमें हम निगरान सेटअप को पकड़ें या मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है उनको पकड़ें। एक ऐसी चीज़ बन रही है जिससे आपके शहर का जो मेन दाखिली रास्ते हैं उसमें तोसी होगी। जो वहाँ पे ट्रैफिक जाम के मसाइल हैं, हैवी ट्रैफिक में आना है, दिन में लाखों गाड़ियाँ आती हैं वापस जाती हैं, उनके मसाइल हल होंगे। आप लाखों करोड़ों लोगों का जो फ़ायदा है वो सिर्फ एक तख्ती की बुनियाद पर उसको रोक लें, तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। यह सियासी रवायात भी नहीं है। हम लोग हाजी साहब ने जिक्र किया, वो एक बड़ी मिसाल बना हुआ है। ये मेयो हॉस्पिटल का जो सर्जिकल टावर था, कई साल तक जो है वो रुका रहा और उसके बाद अभी शायद उसको मुकम्मल किया गया। मुझे ये बताएं कि जो बंद रोड कॉरिडोर है, शायद मरियम बीबी कभी गुजरे हैं, लेकिन जो रोजाना लोग गुजरे हैं उनका क्या कसूर है? क्या मोहसिन नकवी ने रोज वहाँ से गुजरना है? बिल्कुल। क्या उनकी फैमिली ने वहाँ से गुजरना है?
देखें ये प्रोजेक्ट्स किस लिए बनाए जाते हैं, आवाम की फलाह के लिए बनाए जाते हैं। आवाम और की फलाह जो हम लोग, आप तो शायद आपका तो आना जाना कम होता, हम लोग तो हर महीने आना जाना होता है, हमारा तो रास्ता है मोटरवे से, हमने ट्रैवल करना है, वापस आना है उसी रास्ते से। तो बाहर से जो लोग यहाँ पर आते हैं, एक इमेज होता है लाहौर शहर की चलिए आपकी खूबसूरती तरफ से का। गुजारिश कर देते हैं कि इस मंच नहीं, पे कुछ गुजारिश जल्दी- नहीं करनी है, हमारे पैसे लगा रहे हैं उन्हें बनवाओ, सही क्या आपने है कि आपने गुजारिश सही की कहा। है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कुछ सियासी मंजरनामे पर जो कुछ चल रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में किस तरह से अपनी सियासत करने जा रही है, मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ कुछ हमारी जो मेहमान हैं उन्होंने सियासत में कदम कैसे रखा, इस पर भी बात करेंगे। फ़ायज़ा मलिक साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सियासत पे तो आएंगे, लेकिन आप सियासत में कैसे आई, ये पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैं सियासत में, ये तो वो एक रिवाइवल वाली बात आ जाती है, आज फिर नए सिरे से सियासत में मेरा एक तो ज़ाहिर है शुरू से पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में है और पीपल्स पार्टी के साथ है। मेरी मदर फाउंडर मेंबर थी, ठीक है, और फिर जब मार्शल लॉ के बाद 88 में पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत बनी तब मेरी मदर एमएनए बनी थी। और बस उनको बचपन से देखा, फिर उनकी डेथ हुई थी 95 में। उसके बाद फैमिली में मेरी खाला पॉलिटिक्स में थी, दोनों वो काम कर रही थी उनकी जगह पे। फिर जब 2002 में ग्रेजुएशन की शर्त आई तब पार्टी ने कह लें कि ये इज़्ज़त दी, उन्होंने कहा कि आप आओ, क्योंकि मदर की डेथ पे बीबी ने उस वक्त कहा कि तुम आ जाओ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने उन्हें यही माजरत की उस वक्त कि आपके बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, छोटे हैं, ज़ाहिर है शुरू से हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल मदर जो है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस तरीके से मुश्किल हालात में मुल्क भी चला रही है, दुनिया में फिर रही है और बच्चे गोद में। तो वो चीज़ रोल मॉडल ज़रूर था, लेकिन हमें ज़ाहिर है एक आम औरत को वो बड़ा मुश्किल लगता है कि किस तरह से सारे मामलात ये करती होंगी। तो वो हंसने लग गई, उन्होंने मुस्कुरा के मुझे कहा कि तुम्हें भी हिम्मत आ जाएगी, जब सर पे पड़ती है तो खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं और ये जिम्मेदारियाँ बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बोझ नहीं लगती। बहरहाल उस वक्त तो मैंने खामोशी इख्तियार की, लेकिन फिर जब 2002 में दोबारा वो ग्रेजुएशन की शर्त थी तब पार्टी ने फिर पूछा मेरे भाई को बहुत शौक था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ अम्मी की जगह, तो ही सेड कि हाँ ये आएगी। तो ज़ाहिर है फिर मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं थी, क्योंकि मेरा एक ही भाई था, तो वो मैं उसको कभी रिफ्यूज़ नहीं करती थी। फिर बहरहाल चल सो चल है, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत So, बड़ी, फिर किस बहुत तरह बड़ी। निभाई पार्टी का विजन लेके चलना, उसको फिर आगे लोगों तक उसको लेके जाना, किस तरह आपने? बहुत मुश्किल था स्टार्ट में, लेकिन चूंकि मेरी ग्रूमिंग हुई थी उन्हीं हालात में, बिल्कुल। तो मतलब वो एक ऐसे लगा मुझे कि मेरी रिवीजन हो रही है दोबारा से, मतलब वो मैं फिर उसी माहौल में और उसी चीज़ में चली गई हूँ जिसमें मैंने सारा बचपन अपनी मदर को देखा। तो लेकिन यह कि इसमें जब जो पॉलिटिकल ख़वातीन है, अगर मैं एक या ना कहूँ तो ज़्यादती होगी, कि जब तक उनको घर से सपोर्ट नहीं होती, हस्बैंड की, फैमिली की, बहुत मुश्किल है सरवाइव करना पॉलिटिक्स के अंदर। और ख़ास तौर पे हस्बैंड का मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर हस्बैंड तंग नज़र है या किसी तरह से भी वो बैकआउट कर जाता है किसी वक्त, तो फिर आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो हम उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे। आज मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन यह कि आज फिर से करूँगी कि अभी तक वो बर्दाश्त कर रहे हैं और बर्दाश्त के साथ साथ नहीं, आपका घर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मैं आपसे एग्री करती हूँ। सेनेटर बनने का ख्याल कैसे आया? अब इसके लिए भी आप तैयारी कर रही हैं? सेनेटर का तो अब ज़ाहिर पार्टी ने कहा है और मैं खड़ी हूँ। हालांकि आपके सामने है सिचुएशन, हमारी 16 मेंबर्स हैं, लेकिन चूँकि पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है कि आपने पेपर फाइल करने हैं, तो मैंने किया। क्योंकि मैं उम्मीदवार थी इस दफ़ा नेशनल असम्बली की, मैंने एप्लीकेशन दी थी उस पर, चूँकि आपके सामने ही सिचुएशन है कि वहाँ कंसिडर नहीं मुझे किया गया, तो पार्टी ने मुझे ये बहुत बड़ा ऑनर दिया
कि मेरा 3 पार्लियामेंट्स का जो एक्सपीरियंस है शायद उसको सामने रखते हुए मेरे लिए ये सोचा कि सेनेट में मैं जा सकती हूँ, तो आई एम ऑनर्ड इस वक्त। तो चलिए जी, आगे इलेक्शन का रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन यह है कि मेरे लिए तो ये एक इटसेल्फ एक वर्कर के लिए बहुत ऑनर की बात। बिल्कुल, आपने सही कहा। चलिए जी, हम आपको गुड लक भी कहना चाहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? इंशाल्लाह अच्छा मुस्तकबिल। बिल्कुल, हमने पीछे भी इलेक्शंस में मेहनत की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बहुत मतलब ग्रास रूट तक जाके अपने हलके में भी और बाकी पूरे पंजाब में भी आप देखें कि एक ड्रास्टिक कैंपेन उनकी थी। किसी और पॉलिटिकल लीडर ने इतनी कैंपेनिंग नहीं की इलेक्शंस के उसमें जितनी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने की। तो बहुत अच्छे मुझे ब्राइट चांसेस नज़र आते हैं। अब हमारे पे है, उन्होंने तो अपनी मेहनत करके अपना हिस्सा डाला है एज ए चेयरमैन, तो यकीनन आगे तंजीमों पे, पार्टी के लोगों पे ये डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेके चलते हैं और अब आगे से चीज़ों को कैसे बेहतर करते हैं, ताकि अगले मतलब ये जो 5 साल है इसके बाद जब इलेक्शन आए तो हमारी पार्टी पोजीशन मज़ीद बेहतर हो। कैसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ख़वातीन की नुमाइंदगी और किस तरह से ख़वातीन को सपोर्ट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देख लें ग्रास रूट से लेके हमारी जो मेन स्ट्रीम तक है, हमारी ख़वातीन की नुमाइंदगी है। हालांकि दूसरी जमातों में पहले तो नहीं थी, अब आनी शुरू हुई है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ख़वातीन इक्का दुक्का थी, लेकिन हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा है। उसकी ज़ाहिर है एक वजह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत भी थी, लेकिन उनके जाने के बाद भी आसिफ अली जरदारी साहब ने, फरियाल तालपुर साहिबा ने मतलब एक समझ लें कि एक बड़ा डिसीजन है कि हमने ख़वातीन की नुमाइंदगी को कम नहीं करना, बढ़ाना है। और जो नीचे की भी हमारी पंजाब की या लाहौर की भी हमारी जो तंजीमें हैं उसके अंदर भी ख़वातीन जो है वो की पोस्ट के ऊपर है। तो आप देख लें एक हमारी मतलब मंशूर का हिस्सा है कि हमने एलिवेशन करनी है, चाहे वो बड़े लेवल पे ख़वातीन हो, बड़ी ऑफिसेज में बैठने वाली हों या सियासी ख़वातीन हो या एक घर में बैठी एक आम औरत है, उसको भी एलिवेट करने की ज़रूरत है और उसको भी हम एलिवेट कर रहे हैं। कुछ इलेक्शन रिजल्ट के बाद नाराज़ लोग, तंजीम साजी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, नाराज़ तो मेरा ख्याल कोई भी नहीं है, सब चल रहे हैं साथ, लेकिन तंजीमों में चेंजेस तो आते हैं। एवरी 3 इयर्स होता है चेंज। अगर कभी कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए कि नहीं किया जा रहा या टाइम नहीं हो रहा, तो फिर 3 साल से ज़्यादा भी टाइम हो जाता है। अदरवाइज़ 3 इयर्स का जो टेन्योर है वो है हर ओहदे के लिए, और उसके बाद चेंज होता है। और जाहिर है कि ये भी साफ़ और शफाफ तरीका है कि अगर किसी से कोई थोड़ी बहुत गलती भी हुई है और उससे काम नहीं संभाला जा रहा, तो उसको रिप्लेस करके नया बंदा आ जाए, तो कोई इसमें मज़ायका नहीं, कि बजाय इसके कि हम देखें कि एक बंदे से गलती हो रही है और उससे काम नहीं संभाला जा रहा, तो हम उसी को लेके चलते रहें। सही। मुझे ये बता दीजिएगा, आसिफा साहिबा ने कैंपेन लीड भी की, कुछ जलसों में भी हमें खासी वो मुतहरिक नज़र आई, कितनी एनर्जी मिलती है आपको बीइंग अ वुमेन उनको देख के? बहुत अच्छा लगता है। और जाहिर है कि जब आपके बच्चे, आपके सामने पैदा होने वाले बच्चे इस लेवल तक आते हैं, अब हम अपने बच्चों को भी जब देखते हैं तो मैं पर्सनली अगर कहूँ कि मुझे बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है अपने बच्चों को देख के भी, बिलावल साहब को देख के, आसिफा बीबी को देख के, क्योंकि ये फुलफिलमेंट है एक मदर की भी, एज अ मदर फीलिंग है। बिल्कुल उन बच्चों को देख के वो हमारे लीडर बन गए हैं, लेकिन हम जब उनको देखते हैं तो हमें वही बीबी के बच्चे नज़र आते हैं और एक बहुत अच्छा एहसास होता है। सही। सेनेटर बनने के बाद तरजीहात आपकी क्या होंगी? देखिए, तरजीहात तो यही हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस दें पार्लियामेंट के अंदर जाके, सेनेट के अंदर जाके। पहले भी मेरी यही कोशिश थी कि एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तीनों टेन्योर्स में अपना रोल हमेशा पॉजिटिव रखा है। लास्ट टेन्योर में मैं बिल्कुल अकेली थी, से एक फीमेल एमपीए थी, 7 हमारे मेल एमपीए थे। तो मतलब कोशिश यही करते हैं कि जो आवाम की वेलफेयर के जो इश्यूज़ हैं
चूँकि इन असेंबलियों का फ़र्क है तरीका, प्रोसीजर जो होता है, उसके लिए कानून साजी वगैरह के लिए मैं बिल्स भी मैंने सबमिट कराए। अपने लास्ट टेन्योर में भी बिल सबमिट कराया था। सेकंड टेन्योर में एक रेजोल्यूशन बहुत यूनानिमस मेरा जो है पास हुआ था। तो जाहिर है कि सेनेट जो है उसका बिल्कुल और है, लेकिन वहाँ पे भी पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें ही हैं जिनको हमने कानून बनाना है या उनको लेके चलना है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ कुछ स्पेसिफिकली खवातीन के बारे में करने का भी प्लान है? बिल्कुल है, ज़हन में बहुत कुछ है और इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला, मैं पहुंच गई वहाँ, तो आप देखें मेरी पूरी कोशिश होगी। और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हूँ तो आप वैसे भी ये सोच सकते हैं कि पीपल्स पार्टी पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ विमेन इश्यूज़ के ऊपर बहुत काम करती है। सिंध में आप देख रहे हैं जितनी लेजिस्लेशन सिंध के अंदर ख़वातीन के लिए हुई है, मेरा ख्याल है किसी असेंबली में नहीं हुई। तो इंशाल्लाह मैं भी अगर सेनेट का पार्ट बनती हूँ तो मैं एक पॉजिटिव और भरपूर रोल जो है वो अदा करूँगी। चलिए जी, इसके लिए हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज इस वक्त की सिचुएशन पे यही है कि बिल्कुल मिल के चले, और मिल के चलना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरी है हमारे आपस में यूनाइटेड होने का। हम जितना ज़्यादा झगड़ते हैं, हम जितने ज़्यादा तमाशे करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाके भी पार्लियामेंट के बाहर भी, हमारा मुल्क कमज़ोर होता है और हमारा दुश्मन उसका फ़ायदा उठाता है। हमने ये देखा है कि दहशतगर्दी फ़रोग पाती है जब हमारे मुल्क के अंदर हम झगड़ रहे होते हैं आपस में, और तब दहशतगर्द जो हैं वो हम पे हमले भी ज़्यादा करते हैं और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मैं इस वक्त जो सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर हैं उनसे भी मैंने कुछ दिन पहले भी यही रिक्वेस्ट की थी कि हो गया, अब सब हर चीज़ हो गई, स्मूथ ट्रांजिशन के बाद अब हमारा फ़र्ज़ है पार्लियामेंटेरियंस का कि जब हम असेंबलियों में बैठें तो सिर्फ पब्लिक इश्यूज़ पे बात करें। धींगा मुश्ती, लड़ाई झगड़ा, होलरबाजी ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, आप अपोजिशन में बैठें, गवर्नमेंट में बैठें, आपको अपना पॉजिटिव रोल अदा करना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिशियन ये सोचें, तमाम सियासी जमातों का मकसद भी यही हो और महवर होना, मकसद तो यही है, लेकिन मकसद भूल जाते हैं जब असेंबली में जाते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ पब्लिक वेलफेयर के लिए आए हैं और पब्लिक ने हमें भेजा। सो अब ज़रूरत है इस वक्त आप देखें पॉलिटिकली भी और इकोनॉमी के हिसाब से भी देखें तो जो इस वक्त क्राइसिस हैं उसको मुल्क को निकालने के लिए हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। अपने तमाम मफादात को साइड पर रख के अपने मुल्क के बारे में अगर सोचेंगे तो फिर तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर होना होगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको स्टूडियो में एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन, आज है जंगलात का आलमी दिन। जंगलात की अहमियत क्या है, मेरे ख्याल से इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये बताना, ये समझाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा सर्वाइवल ही इसी में है। ये जो स्मॉग के इशू, ये जो हमारा माहौल आलूदा हो रहा है इतना सारा, हर रोज़ आपको आए दिन वायरल इन्फेक्शंस की सूरत में लोग बीमार नज़र आ रहे हैं। इस तमाम रीज़न अगर हम देखें तो यही वजह है कि जंगलात का ख़ात्मा होता चला जा रहा है, हर जगह बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं। तो कितना ज़रूरी है आज के दिन गुफ्तगू करना, ये दिन मनाने का मकसद क्या है जी, हम इस पे बात करने वाले हैं और हम ज़रूर आप तक ये मैसेज भी पहुंचाएंगे कि हमने आज के दिन ये डिस्कशन जो की है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों को कम से कम कायल किया जाए कि आपने मिलजुल के अपने माहौल को साफ रखना है। माहिर माहौलियात सारा आसिफ ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम अना। बहुत बहुत शुक्रिया सारा आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। कितना ज़रूरी है आज का दिन मनाना और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 1971 में सबसे पहले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर ये एक इंटरनेशनल डे तो बाद में डिक्लेयर किया, तब फॉरेस्ट्री डे के नाम से इसको इस्टेब्लिश किया था, जो कि 2012 में एक इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के नाम से उभर के सामने आया। तो इम्पॉर्टेंस डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब हम जंगलात की बात करते हैं वो एक मेजर सोर्स हो जाता है। यूजुअली हमारे यहाँ जो रेन फॉरेस्ट जिनको कहा जाता है, जो खुद रॉ बन जाते हैं आपके पास, उन जंगलात को प्रिजर्व करना, उनकी हिफाजत करना
वो हमारे माहौल की जो आलूदगी उसको ख़त्म करने के लिए काम आता है और हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए काम आता है। तो एज़ पर द यूनाइटेड नेशंस अब पूरी दुनिया जो है इसको जो इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया गया वो मनाते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंटल में, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर दरख्त लगाकर उनकी हिफाजत के ऊपर बात करके, तो अच्छा है हम भी आज इस दिन के ऊपर बात कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। बात करना, जंगलात हमारे माहौल को सेफ कैसे रखते हैं, क्या रोल होता है उनका? अच्छा, दरख्त और जंगलात हमारे माहौल को बहुत सारी, देयर आर वेरियस थिंग्स दैट दे डू। दे आर एबल टू प्रोवाइड क्लीन एयर। जब हम क्लीन एयर की बात करते हैं तो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू आपके जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एक्सेल कर देते हैं ऑक्सीजन को। उस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ कार्बन वो अपने बॉडी, अपने जो उनका स्ट्रक्चर है उसमें स्टोर भी करते हैं। सो उससे आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं हवा के अंदर वो कम हो जाती हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, NOx हैं। तो जब वो कमी हो जाएगी उनकी अमाउंट में, तो आपका जो माहौल इस वक्त एक्सेसिव, जिसको हम अक्सर कहते हैं स्मॉग में एयर क्वालिटी इंडेक्स, और वो हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर के साथ भी रिलेट करता है, वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एयर क्वालिटी इंप्रूव करेगी। इसके अलावा दरख्त, जो जंगलात हैं वो आपके पास बारिशों के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इनको हम कहते हैं बफर्स के तौर पे ये एक्ट करते हैं। जहाँ पे ये नेचुरल आपके पास एग्जिस्ट करते हैं फॉरेस्ट, वहाँ पे जब बारिशें होती हैं तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो इनकी जड़ों में चला जाता है, जब और आपके पास जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं वो बच जाते हैं टू गेट अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्लडिंग। सो इसके अलावा अगर हम जंगलात की बात करें तो क्लाइमेट चेंज का जो है उसको कॉम्बैट करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्रॉपर मेंटेन्ड है, आपने उनका ख्याल रखा हुआ है जंगलात का, तो आपका जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को कम करेगा 30%, और फिर जो आपकी हीटिंग कॉस्ट है उसको 50% कम करता है। चलें जी, ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बता दें, हम समझते हैं बड़े दरख्त लगाते हैं हम अपने माहौल को साफ रख सकते हैं, अपने घरों में छोटे छोटे पौधे लगाना, घरों के बाहर या लॉन में, ये भी क्या हमारे माहौल को साफ रखता है? बड़ी अच्छी बात की आपने। अक्सर लोगों को इंडोर एयर क्वालिटी का नहीं पता। तो इंडोर एयर क्वालिटी भी एक चीज़ है जिसमें, क्योंकि हमारे घरों में चूल्हे जलते हैं, रेफ्रिजरेटर्स चलते हैं, हम एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, तो उनसे जितनी भी ये कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं वो सब आपके इंडोर एयर क्वालिटी को मुतासर करती हैं। सो आउटडोर एयर क्वालिटी अलहदा है, आपकी इंडोर एयर क्वालिटी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल दीज अप्लायंसेस। सो डेफिनेटली जब आप दरख्त रखते हैं अपने घरों में, छोटे कमरों में पौधे रख रहे हैं, सो दे आर प्रोवाइडिंग सॉर्ट ऑफ एन ऑक्सीजन, आपका इम्प्रूव्ड एटमॉस्फेयर है। दूसरा, ग्रीनरी से आपको खुद भी अच्छा मूड भी आपका इन्हांस करते हैं। इनके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं पढ़ रही थी रिसर्च के, एक केमिकल ऑयल ये जो है रिलीज़ करते हैं फोटोनाइट्स के नाम से, और वो आपके मूड को इंस्टेंट अपलिफ्ट करता है। सो अंदर घरों में दरख्त लगाना, लॉन्स मेंटेन करना बहुत अच्छा है। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो हम हर साल स्मॉग के इशू में आ रहे हैं, क्या इसकी भी बड़ी वजह यही है कि हम दरख्त उस तरह से नहीं लगा रहे हैं, हमारा माहौल आलूदा होने की एक ये बड़ी वजह है? बिल्कुल, एक तो ये बड़ी वजह है कि हम दरख्त नहीं लगा रहे। दूसरा, हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ना, बगैर सोचे समझे माइंडलेसली हम दरख्त काटते चले जा रहे हैं, हम अर्बनाइजेशन की तरफ चले गए हैं। मैं लाहौर में पली बड़ी हूँ, मैंने देखा जब छोटी स्कूल जाती थी तो बेबहा खेत आपको नज़र आते थे। अब वो सारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कंस्ट्रक्ट हो के आपके पास सोसाइटीज़ बन गई हैं, एक्सपैंड हो गया पूरा। लाहौर was still ठोकर and it is now beyond ठोकर on this side of लाहौर and the other side वो बरकी तक चला गया आपके पास। सो आपने दोनों एंड्स जो लाहौर के अंदर थे, मैं सिर्फ लाहौर की इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मेजरली हम यहाँ रह रहे हैं और हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द मेन polluted cities in the world right now। तो अर्बनाइजेशन वन थिंग, देन डिफॉरेस्टेशन, और फिर जब आप दरख्त काटते हैं तो उनकी जगह उनको रिप्लेस करने के लिए उस तादाद में दरख्त लगा नहीं रहे हैं। तो डेफिनेटली जो आपका कार्बन एमिशंस हैं, उसके अलावा व्हीकुलर एमिशंस की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्स हैव एक्सीडेड, और ये सब जो फैक्टर्स हैं मिल के आपकी जो हवा है उसको आलूदा करें। तो दरख्तों को लगाना और उनको मेंटेन करना, अब एक दरख्त को लगाएंगे, उसको पानी दें, उसको तनावर करने में, बड़ा होने में कितना वक्त लगेगा, तो तब तक हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मज़ीद डिटीरियोरेट करेगी। सो जो एक्शन है वो आज लेने की बात है, वी हैव टू टेक द एक्शन टुडे। सही। स्टूडेंट्स को इस बारे में पढ़ाना, हमारे सब्जेक्ट का ये चीज़ें हिस्सा होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं खुद सिविल और एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ, और हमारे जो इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से पहले ये जाना चाहता था। उसके अंदर स्टूडेंट्स को हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। वी सेलिब्रेट एनवायरमेंट डेज। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्कूल्स टेकिंग इनिशिएटिव, टॉकिंग अबाउट प्लांटेशन, टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी। इसके अलावा बहुत सारे फोरम्स के ऊपर हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं।
और अब हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की पॉलिसी के मुताबिक हर डिग्री प्रोजेक्ट के अंदर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनकॉर्पोरेट प्रैक्टिकली हम करवा रहे हैं स्टूडेंट से, ताकि उन्हें पता चले। उन्हीं में से एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 जो कि लैंड की बात करता है, और उसमें हमारे पास जो डिफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन और दरख्तों को की हिफाजत करना उसको मेन क्राइटेरिया क्या ये हमें मुआशी तौर पर भी संभाला देते? बिल्कुल देते हैं। मौशी तौर पे संभाला इस तरह के इकोनॉमिक और आपके पास बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इसके ऊपर। जैसे आपको फायर के लिए वुड चाहिए, आपको फर्नीचर के लिए वुड चाहिए, फिर आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिसिन 25% जो फार्मास्यूटिकल है वो आपके रिलाई करती है आपके दरख्तों के ऊपर। तो आप अगर काटते चले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि किस दरख्त के अंदर से आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। सो डेफिनेटली व्हेन यू आर कटिंग इट यू आर अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ अदर एवेन्यूज। तो ये देखें आप किस तरह कौन सी चीज़ें जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज किए जाते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने जो दरख्त लगे हुए हैं उनकी हिफाजत करें, और अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने आप से मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें और ट्री प्लांटेशन करें और उन दरख्तों की हिफाजत भी करें। बिल्कुल, और क्योंकि हमारी अपनी बका भी इसी में ही है, हमारे मुल्क की बका भी इसी में ही है, साफ़ सुथरा माहौल भी इसी से मुमकिन हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सारा। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात आप कल होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।